अमीबा में पोषण, ये आप लोग देखेंगे। अमीबा जानते हैं कि एक जलीय जीव है, एक कोशिकीय प्राणी है। इसमें पाचन तंत्र बहुत ही सरल प्रकार का होता है और पोषण के प्रक्रम के अंतर्गत आपने देखा था 4 इसमें मुख्य रूप से हमने लिखा था। इंगेशन, अंतर्ग्रहण, फिर डाइजेशन, पाचन, फिर उसके बाद में आपने देखा था ऐसे इसमें जो है अवशोषण। एक कोशिकीय जीव है इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत प्रॉब्लम नहीं उसमें दिखाना है। एसिमिलेशन स्वांगीकरण और इगेशन बहिक्षेपण। तो सरल रूप से अगर देखा जाए बहुत ही सरल प्रकार का पाचन तंत्र पाया जाता है। अमीबा का आकार अनियमित होता है, अनियमित आकार का प्राणी है। तो डायग्राम में कैसा भी बना ले चलेगा। ये अमीबा का ही डायग्राम हो गया और ये न्यूक्लियस हो जाएगा, न्यूक्लियस। और यहाँ पर ये कूटपाद बढ़ी हुई रचना जिससे वो प्रचलन करता है वो कहलाता है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया यानी कूटपाद जिसको बोलते हैं। और ये उसका साइटोप्लाज्म, बाहर जो आवरण होता है वो कहलाती है पेल्किल। ये झिल्ली पेल्किल कहलाती है। तो जब इसको पोषण प्राप्त करना होता है तो जैसे ही फूड मटेरियल, भोज्य पदार्थ इसके सामने आता है, सम्मुख आता है, ये वहां पर एक ग्रुप बनने लगती है, एक गुहा बनने लगती है ये। और ये फूड मटेरियल यहाँ पर इस ग्रुप में आने लगता है। एक चीज और ध्यान रखना कि फूड मटेरियल, ये फूड पार्टिकल, भोजन का जो कण है यानी फूड पार्टिकल, ये अगर 2 प्रक्रियाएं यहाँ पर जान लें आप। हालांकि 10वीं लेवल में सीधे सीधे आपको करना है, पर यहाँ ध्यान दे लेना है कि 2 प्रक्रियाएं ज्ञान के लिए कि अगर यह लिक्विड रूप में लेगा भोजन को, जैसे अलग से दिखा दे रहे हैं, ये अगर तरल पदार्थ के रूप में भोजन होगा, तरल पदार्थ के यानी ये लिक्विड होगा, तो ये प्रक्रिया कहलाती है, ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। ये लिक्विड है, लिक्विड फूड मटेरियल है, पार्टिकल है, फूड पार्टिकल। अगर ऐसा रहेगा तो ये कहलाएगी प्रक्रिया पिनोसाइटोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। पिनोसाइटोसिस यानी कोशिका पायन, कोशिका पायन इसको बोलते हैं। यानी तरल रूप में कोशिका झिल्ली, ये झिल्ली ही है पेल्किल, कोशिका झिल्ली के द्वारा तरल रूप में भोज्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण करना कहलाता है कोशिका पायन। और जब ठोस रूप में लेता है, मान लीजिए भोज्य पदार्थ का स्वरूप कैसा है, ठोस रूप में है, सॉलिड है, ये फूड पार्टिकल, ये फूड पार्टिकल ही है, ध्यान रखेंगे, फूड पार्टिकल। ये फूड पार्टिकल कैसा है, सॉलिड फॉर्म में है, ठोस रूप में है, इसको लेना ये कहलाता है फैगो, PHAGO, फैगो, CYTOSIS, फैगोसाइटोसिस, एक भक्षाणु क्रिया। इस तरीके से दोनों ही प्रक्रियाओं के द्वारा भोज्य पदार्थ को ये ग्रहण कर सकता है। तो फूड पार्टिकल आ जाता है यहाँ, ये ग्रुप बनने लगती है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से दिखा सकते हैं कि भोजन अंदर आता जाएगा, ये ग्रुप बनती चली जाएगी, ये अमीबा और ये उसका न्यूक्लियस। यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये फूड मटेरियल अंदर आ गया, फूड पार्टिकल। एक ये फूड वैक्यूल बनने लगी, क्या बनने लगी, फूड वैक्यूल, VACUOLE। फूड वैक्यूल का मतलब होता है ये क्या बन गया, भोजन का मुख्य रूप से यहाँ एक आशय बन गया, एक कह लीजिए कवर्ड झिल्ली से बना, जिसको बोलेंगे फूड वैक्यूल। और ये फूड वैक्यूल धीरे धीरे, ध्यान रखेंगे, ये झिल्ली आपस में मिल जाएगी, यानी पूरा का पूरा जो भोज्य पदार्थ है वो अंदर चला जाएगा। और ये न्यूक्लियस है, उसका दिखा लिए आप, पहले से ही दिखाए हैं न्यूक्लियस, वो आप शुरू में लिखा था।
ये दिमाग में रहे, क्योंकि यहाँ फूड वैक्यूल को भी निकाल लिया गया, ये फूड वैक्यूल अंदर आ गया। पूरी तरह से लिख सकते हैं फूड वैक्यूल, VACUOLE वैक्यूल अंदर आ गया। अब इसका अंदर आ गया तो ये अंदर क्या होगा, जो पाचक एंजाइम होंगे इसके अंदर, इसको डाइजेस्ट कर देंगे, पचा देंगे। पाचक एंजाइमों के द्वारा इस फूड जो वैक्यूल है इसका पाचन कर लिया जाएगा। ये न्यूक्लियस फूड मटेरियल का डाइजेशन हो जाएगा, केवल फूड मटेरियल बचा, वैक्यूल जो है डाइजेस्ट हो जाएगी सब पूरा उसके अंदर का भोजन। इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, चूंकि एक कोश की जीव है, इसके अंदर जो एंजाइम्स होंगे, ध्यान रखेंगे, पचाने वाले, भोजन का पाचन करने वाले, इन्वर्टेज, माल्टेज, सरल प्रकार के ही, चूंकि भोज्य पदार्थों का यहाँ पर देखेंगे सरल प्रक्रिया है पाचन की, तो वो इसको पचा देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। और पचित भोज्य पदार्थ, चूंकि एक कोश की प्राणी है, इसलिए इसमें अलग से अवशोषण की बात करने की जरूरत नहीं, उसी में अवशोषित हो जाएगा और फिर उसके द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति हो जाएगी। जानते हैं शेष अंग तो पाए ही जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा जहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन होगा, उससे ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। इस तरीके से अमीबा में सरल प्रकार से पाचन की प्रक्रियाएं होती हैं, तो बहुत ज्यादा जटिलता की बात नहीं करनी है। देखना है मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य का पाचन तंत्र, मनुष्य जानते हैं इस प्रकृति का सबसे विकसित, सबसे जटिल प्राणी है। मनुष्य का पाचन तंत्र इसलिए सबसे जटिल प्रकार का होता है, सबसे विकसित प्रकार का होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मनुष्य का पाचन तंत्र। तो मनुष्य का पाचन तंत्र नेक्स्ट वीडियो में, इसके पहले जो बनाए थे हम लोगों ने पूर्व की वीडियो, उसमें आपने वहां पर मैंने लिख दिया था पूरा, ध्यान होगा आपको कि मनुष्य के पाचन तंत्र में कौन कौन से भाग हैं। तो मनुष्य के पाचन तंत्र का अध्ययन दो भागों में करेंगे, एक तो उसका आहार नाल और दूसरा पाचक ग्रंथियां। आहार नाल बताए थे कि आहार नाल में कौन कौन से भाग हैं, लिखे थे, आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि मुख से लेकर के एनस तक, यानी माउथ से कहाँ तक, एनस तक यानी गुदा द्वार तक भोजन जिस रास्ते से होकर जाता है वो कहलाती है आहार नाल। मनुष्य की आहार नाल लगभग, ध्यान रखेंगे, कितनी लंबी हो सकती है, 10 से 12 मीटर लंबी होती है। ये कॉइल्ड रहती है इसलिए लगता है इतने स्पेस में ही है, बट ये काफी लंबी है, 10 से 12 मीटर लंबी होती है। आहार नाल जो है शाकाहारियों की ज्यादा लंबी होती है अपेक्षाकृत मांसाहारियों के, क्योंकि पाचन में ज्यादा लंबा वक्त लगता है, क्योंकि सेलुलोज का पाचन होना होता है, अन्य और पदार्थ का पाचन होना रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे पहले मनुष्य के पाचन तंत्र का एक नामांकित चित्र कभी कभी आपके परीक्षा पूछता है और कभी कभी उसका विवेचन। तो पाचन तंत्र का अध्ययन दो भाग में करेंगे, एक आहार नाल, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो यहाँ मनुष्य के पाचन तंत्र का एक सरल नामांकित चित्र बनाया, आप यहाँ से स्टार्ट करें। ये मुख्य रूप से माउथ, सीधा डायग्राम ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले डायग्राम बना लें आप, उसके बाद फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन आ रही है, यहाँ दिखा दे कि नीचे से होकर निकल रही है, कॉइल्ड होती है और ये काफी लंबी होती है। आप इस तरीके से दिखा लें।
ये आ रही है, क्वाइड रहेगी। यहाँ पर ये आमाशय माउथ होगा, आप सरलतम लीजिए बिल्कुल माउथ। ये ध्यान रखेंगे ओइसोफेगस, ओइसोफेगस। ये स्टमक है, स्टमक में वैसे बांटे तो 3 भाग होते हैं, पर आपको 10वीं तक स्टमक कह लें चलेगा। स्टमक में 3 भाग होते हैं। नॉलेज के लिए आपको बता दें कि ये कार्डिक आमाशय होगा, ये बीच में फंडिक आमाशय, ये पाइलोरिक। कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक लिख देते हैं, ध्यान में आए तो आप लिखते रहिए। कार्डिक ये होगा, फंडिक ये PUNDIC फंडिक, और ये होगा पाइलोरिक। ये सब स्टमक ही है, स्टमक मेन। ये तीनों मिला करके कह लीजिए कि ये भी और ये दोनों ये मिला कर ये कहलाएगा स्टमक। यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये डियोडिनम है, डियोडिनम है। ये यहाँ पैंक्रियाज आके खुलेगी, डायग्राम में ध्यान देना, गलत लोग बना लेते हैं। ये पैंक्रियाज है, यहाँ एक पत्ती जैसी कटी पटी रचना वाली ग्रंथि होती है, तो बोलेंगे पैंक्रियास, अग्नाशय। इसके द्वारा भी पाचक रस निकलते हैं, उसको बोलते हैं आप पैंक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी रस। ये हो जाएगी क्या, पैंक्रियास। और ये ऊपर आई, यहाँ पर लीवर लगा होगा। लीवर में 2 लोब होते हैं, ध्यान रखना। एक लोब छोटा बायां और दायां लोब क्या होता है, काफी बड़ा होता है। इसके आधार से लगी होती है गॉल ब्लैडर। ये है लीवर की रचना, 2 लोब होंगे। ये लीवर दिखा लीजिए, LIVER, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लगभग 1.5 किलोग्राम भार होता है। और ये होता है गॉल ब्लैडर, ब्लैडर यानी जिसको बोलते हैं आप पित्ताशय। क्या बोलेंगे इसको, पित्ताशय। तो ये ध्यान में रहे, ये गॉल ब्लैडर है। और यहाँ ये दोनों कॉमन रूप से खुलती हैं। जो पित्त बनता है लीवर में वो इकट्ठा होगा गॉल ब्लैडर में, वो आकर भोजन में मिलेगा। तो यहाँ पर पैंक्रियाज और ये दोनों कॉमन रूप से खुलती है। यहाँ डियोडिनम, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन। इसको आप कोलन भी बोल सकते हो, COLON, कोलन। ये है यहाँ फूला हुआ भाग, थोड़ा चैम्बर बड़ा, ये कहलाता है रेक्टम। रेक्टम माने होता है मलाशय। और ये है एनस बने गुदाद्वार। ये है छोटी आंत का भाग, इलियम, ILEUM। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, कोई पूछे तो छोटी आंत के इलियम भाग में होता है। ये है, ध्यान रखें, यहाँ एक अंधनाल जैसी रचना होती है, वो कहलाती है सीकम, CEACUM। और ये है अपेंडिक्स, APPENDIX, अपेंडिक्स। 7 सेंटीमीटर लंबी क्रीम जैसी, वर्मी फार्म लिख सकते हैं, वर्मी फार्म अपेंडिक्स। ये अवशेषी अंग है मनुष्य के, दोनों। जब अवशेषी अंग पढ़ेंगे आप तो वहाँ ही बात आ जाएगी कि ये अवशेषी अंग है। इनका रोल अब नहीं है, पहले सेलुलोज का पाचन करते थे। तो अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर एक बार देख लें, माउथ, ओइसोफेगस। माउथ कौन सा भाग है, थोड़ा इनका एक्सप्लेन भी करते चलेंगे, देखते जाएं, ध्यान में आता जाएगा आपको। तो माउथ, जहाँ शरीर का वह भाग देख रहे हैं, दोनों नाक के नीचे दोनों जबड़ों के बीच में ये जो दरार है ये कहलाती है, इसको बोलते हैं मुख, माउथ, जहाँ से फूड मटेरियल को अंदर आप डालते हो। और दोनों जबड़ों के बीच जो कैविटी है, गुहा है, वो कहलाती है पक्कल कैविटी, वो गुहा।
जहाँ पर 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं जो लार का स्राव करती है, अभी अलग से चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पर ये माउथ, जैसे ये नासा छिद्र गया मान लीजिए, और यहाँ पर ये माउथ वाला पोर्शन गया, दोनों भाग जहाँ ये मिलते हैं वो भाग ही होता है फेरिंक्स, ग्रसनी जिसको बोलते हैं वास्तव में, क्या बोलते हैं आप, ग्रसनी। ये और यहाँ से नासा छिद्र वाला भाग ये चला आया विंड पाइप, ट्रेकिया, और ये भोजन वाला रास्ता इधर चला आया, आगे आपका चला गया, ये हो जाएगा ओइसोफेगस। क्लियर होना चाहिए सर, ओइसोफेगस। तो यहाँ पर एक रचना भी रहती, एपिग्लाटिस खुली रहती है हमेशा, जब लार गटकते हैं भोजन को अंदर निकलते हैं उस समय जो है वो बंद हो जाती है, तो इसको ध्यान में रखना है। फेरिंक्स के बाद भोजन कहाँ जाता है, भोजन आगे जाता है, एक देख रहे हैं कि लंबी नलिका है लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर, ग्रास नली कहलाती है जिसको, यहाँ पर ये भोजन के केवल संवहन का कार्य करती, कोई पाचन नहीं होता। फिर भोजन इसके बाद कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाएगा स्टमक में, आमाशय में। आमाशय ये जे के आकार का चौड़ा कक्ष है थैले जैसा, यहाँ पर पाचन की क्रिया मुख्य रूप से होती है, प्रोटीन का यहाँ पाचन होता है। यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है इसकी दीवारों पर, जठर ग्रंथियां, ग्रंथियों में हमने लिखा था जठर ग्रंथियां होंगी गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड आमाशय में रहेंगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी जठर ग्रंथियां, ध्यान देना, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, आमाशय में। ये जठर ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं, इनसे HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्या निकलता है, पेप्सिन, और क्या निकलता है, रेनिन। ये ध्यान रखेंगे, ये एंजाइम है, प्रोटीन का पाचन करते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन के साथ आए बैक्टीरिया आदि को मारता है, और पेप्सिन और रेनिन को क्या करता है, सक्रिय करता है। चूंकि पेप्सिन निकलता है पेप्सिनोजन के रूप में, इनएक्टिव रूप में, इनएक्टिव फॉर्म में, और रेनिन भी निकलता है प्रोरेनिन के रूप में। प्रोटीन को जितने पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे किस रूप में निकलते हैं, निष्क्रिय रूप में निकलते हैं, क्योंकि सक्रिय निकलेंगे तो आहार नाल को ही पचा डालेंगे। इसलिए इनको ध्यान रखेंगे, सक्रिय करने का कार्य, एक्टिवेटर का कार्य HCl करता है। HCl का काफी रोल है, इसलिए ध्यान में आपको रहना चाहिए। और इसके बाद यहाँ भोजन जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है छोटी आंत, ध्यान रखेंगे ये छोटी आंत का पार्ट दो मुख्य रूप से डियोडिनम और इलियम, ये छोटी आंत के पार्ट हैं, लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर, अंग्रेजी अक्षर के यू के आकार की ये नलिका होती है, ये डियोडिनम कहलाती है। डियोडिनम में क्या खुलता है, लीवर आके खुलता है, दिख रहे हैं। पित्तरस जो लीवर में बनेगा, पित्तरस बाइल जूस, वो आकर के मिलेगा भोजन में। भोजन को क्या बनाएगा, क्षारीय बनाएगा पित्तरस, भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया आदि को मारेगा। वसा का, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, उसका इमल्सन बनाता है, तभी फैट का पाचन हो सकेगा, अन्यथा पाचन नहीं होगा। हालांकि पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होता है, फिर भी ये पाचन की क्रिया में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि पैंक्रियास से निकलने वाले एंजाइम क्षारीय माध्यम में कार्य करते हैं, और क्षारीय माध्यम बनाने का कार्य कौन करता है, पित्तरस करता है। यहाँ के भोजन में मिलेगा, भोजन को क्षारीय बनाएगा, HCl के प्रभाव को समाप्त करेगा, क्षारीय माध्यम में भोजन का फिर आगे डियोडिनम में पाचन होगा। पैंक्रियाज और लीवर ध्यान रखना, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह लगभग भार में 1.5 किलोग्राम की होती है। ये काफी महत्वपूर्ण, पाचन के अलावा बहुत ढेर सारे कार्य करती है। 2-4 कार्य आप दिमाग में रखिए, क्या कार्य करती है लीवर, क्या क्या कार्य कर सकता है, ध्यान रखेंगे। यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। ये जब भूखमरी पीरियड होती है, भोजन नहीं करते आप, उस समय ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। यह अमोनिया को यूरिया में बदलती है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ये। अगर लीवर कार्य न करे तो जीवन नहीं चलेगा, क्योंकि अमोनिया की विषाक्तता के कारण हम लोग मर जाएंगे। हम लोग यूरिया निकालते हैं यूरिन के रूप में, तो यूरिया के रूप में कन्वर्ट करता है कौन, लीवर, किसको, अमोनिया को। अमोनिया काफी विषैली है, तो प्रोटीन के जब डीएमिनेशन होता है तो अमोनिया बनती है, उसको बाहर निकालने
में ये सहयोग करेगी, क्योंकि यूरिया के रूप में कन्वर्ट करती है। वसा में घुलनशील विटामिन जितने भी हैं ए, डी, ई के, सबका ये क्या करती है, संचय करती है। और ये हिपैरिन का निर्माण करती है। हिपैरिन क्या करता है हमारे शरीर के अंदर, लेकिन भ्रूणावस्था में ही लगभग करती है ये। तो उस समय क्या करता है, हिपैरिन क्या करता है, रक्त को कह लीजिए कि क्लाट होने से शरीर के अंदर रोकता है। एंटीकोगुलेंट, शरीर ये ताप का कह लीजिए कि नियंत्रण करने वाला भी अंग है। लीवर के बहुत ढेर सारे कार्य हैं, कम से कम 2-4 कार्य आप ध्यान में रखेंगे। वसा का पाचन कराने में तो सहयोग करती ही है, बाइल जूस का निर्माण करती ही है, इसलिए इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। पैंक्रियाज अग्नाशय जो होती है, पत्ती के जैसी कटी फटी रचना वाली ये ग्रंथि होती है, ध्यान रखेंगे। और ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है, ध्यान रखना। ये कैसी ग्रंथि है, मिक्स्ड। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब ये होता है कि ये एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव करती है। इसमें 2 पार्ट होते हैं। बाहर की तरफ इसका जो पार्ट होता है वो पार्ट होता है, ध्यान रखेंगे, इंडोक्राइन पार्ट, अंतःस्रावी भाग, और अंदर देख रहे हैं जो नलिका पाया जा रहा है वो एक्सोक्राइन पार्ट कहलाता है। तो एक्सोक्राइन पार्ट से एंजाइम निकलता है, इंडोक्राइन पार्ट से क्या निकलता है, हार्मोन। 2 हार्मोन मुख्य रूप से याद कर लेना, इसमें से निकलते हैं। कौन कौन निकलता है, इंसुलिन निकलता है और ग्लूकोगान। इंसुलिन क्या करता है, यह ग्लूकोज की रक्त में जो मात्रा बढ़ती है उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है। यानी डायबिटीज अगर इसकी कमी हो जाएगी तो डायबिटीज रोग हो जाएगा, मधुमेह रोग हो जाएगा। और दूसरा हार्मोन ग्लूकोगान क्या करता है, ग्लूकोगान जस्ट अपोजिट काम करता है। यह ध्यान रखेंगे, मुख्य रूप से जब ग्लूकोज की कमी होती है तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो दोनों ही कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करते हैं। इसके अलावा पैंक्रियाज से एंजाइम निकलते हैं, जो वो वसा का पाचन करने वाला निकलता है, स्टार्च का पाचन करने वाला निकलता है, प्रोटीन का पाचन करने वाला निकलता है। एंजाइम मुख्य रूप से ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, एमाइलोप्सिन और स्टिएप्सिन, ये निकलते हैं, ये पाचन करते हैं। आप में उतना लिखने के लिए नहीं है, 11th में जाएंगे तो आपको ये सब ध्यान में रखना होगा। अभी इतना जानेंगे तो आप यहाँ डिओडिनम में, ग्रहणी में पाचन की महत्वपूर्ण क्रिया होती है। फिर इलियम वाला पोर्शन 5.5 मीटर लगभग लंबा होता है, देख रहे हैं। इसमें पचित भोजन का अवशोषण होता है। इलियम में क्या होता है, ध्यान देना, ये बहुत ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। पचित भोजन का अवशोषण होता है। यहाँ जो भोजन पच जाएगा उसका क्या किया जाएगा, अवशोषण किया जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर इसके अगर छोटी से भाग को इतने रचना के रूप में देखें तो इसमें पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे, क्या, इंटेस्टाइनल विली। इस तरीके से अंगुली जैसे प्रवर्त उभार पाए जाते हैं। ये भोजन को रोकते हैं काफी देर तक, काफी सरफेस प्रदान करेंगे और इन्हीं के द्वारा पचित भोजन का अवशोषण होता है। ये इंटेस्टाइनल विली या माइक्रो VILLI, माइक्रोविलाई भी कह लेते हैं, माइक्रोविली कहते हैं, जो भी कह लीजिए, ये पचित भोजन का अवशोषण कराते हैं। ये यहाँ पर इसके दीवार में अंदर पाए जाते हैं। भोजन इसके बाद चला जाता है कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन देख रहे हैं, ये लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है और अंग्रेजी अक्षर के उल्टे यू के आकार की कह लीजिए होती है। और यहाँ पर मुख्यतः पानी, जल और मिनरल का अवशोषण होता है। फिर भोजन उसके बाद में, और यहाँ बीच में आप देख रहे हैं सीकम और रेक्टम, ये अपेंडिक्स, इनके बारे में हमने बता दिया है। सीकम ये अवशेषी अंग है। पहले सेलुलोज का पाचन होता था, जब मनुष्य कच्चा पेड़ पौधों की पत्तियां सब खाता था। अब ये अवशेषी अंग है और 7 सेंटीमीटर लंबी उससे लगी नलिका, अपेंडिक्स, ये दोनों ही अवशेषी अंग हैं। पहले यहाँ पर सेलुलोज का पाचन होता था। कुछ सहजीवी बैक्टीरिया पाए जाते थे जो भोजन के पाचन में सहयोग करते थे। इसके बाद अब आजकल तो ये बहुत लोगों में प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पर दाहिने साइड में यहाँ रहता है ये अपेंडिक्स, 7 सेंटीमीटर लंबी नलिका के रूप में होता है। और यहाँ पर कभी कभी इसमें भोजन आदि के कण चले जाते हैं, सड़न पैदा हो जाती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, ये पकने लगता है और यहाँ पर काफ़ी पीड़ा होती है, सहनीय पीड़ा होती है। इसका फिर ऑपरेशन करके अपेंडिक्स को काट करके निकाल देते हैं।
और ये डिजीज जो रोग है एपेंडिसाइटिस कहलाता है या एपेंडियाक्सिस कहते हैं। कभी कभी डॉक्टर लोग भी कह देते हैं अपेंडिक्स हो गए, अपेंडिक्स अंग का नाम। आगे रेक्टम, रेक्टम देख रहे हैं चौड़ा कच्च है, जो अपच भोजन पदार्थ भोज्य पदार्थ होता है वो आकर के यहाँ एकत्रित होता है। एक प्रकार से छोटा लैट्रिन टैंक कह लीजिए, हम लोग लिए घूम रहे हैं। इसमें मल पदार्थ इकट्ठा होता है जो लास्ट में एनस, एनस छिद्र के द्वारा, गुदाद्वार, इसके द्वारा शरीर से समय समय पर बाहर कर दिया जाता है। तो आपको इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर लेना है, जान लेना है। माउथ में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, ध्यान देना, और ये लार का स्राव करती है, सलाइवा का स्राव करती है। लार, सलाइवा, सलाइवा, लार किससे निकलता है? मुख-गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, सैलिवरी ग्लैंड होती है, ध्यान रखेंगे। कितनी पेयर होती हैं? 3 पेयर। आपको यहाँ नाम जानने की बहुत जरूरत नहीं है। सबलिंगुअल, पैरोटिड और सब मैक्सिलरी। पैरोटिड कान के ठीक नीचे दोनों तरफ लगी होती है, और सबलिंगुअल जिह्वा के टंग के ठीक नीचे लगी होती है दोनों तरफ एक जोड़ी, और सब मैक्सिलरी मैक्सिला बोन के दोनों तरफ लगी होती है, ये भी नीचे तरफ। तो ये 3 जोड़ी होती है, कुल मिलाकर के लार का श्रावण करती है। और लार में 98.5 to 99% कह लीजिए क्या होता है? पानी होता है, वाटर, पानी होता है। और 1 से 1.5% क्या होता है? एंजाइम होता है, एंजाइम। तो ये भी दिमाग में रहना चाहिए। मुख्य एंजाइम इसमें होता है टाइलिन, PTYLINE, टाइलिन, ये याद रखना। टाइलिन को बोलते हैं सिल्वरी एमाइलेज। ये क्या करता है? टाइलिन स्टार्च, STARCH, स्टार्च को ये क्या करता है? टाइलिन एंजाइम इसमें बदल देता है माल्टोज में, माल्टोज, MALTOSE, माल्टोज। ये शर्करा है, बाद में ये टूट जाती है माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में। और देखते होंगे मुख-गुहा में देर तक रोटी चबाने पर वो हमको कैसी लगती है? मीठी लगती है। इसीलिए लगती है क्योंकि वो स्टार्च जो होता है वो माल्टोज में बदल जाता है। तो ये टाइलिन एंजाइम होता है लार में, ये जरूर याद रखना, जो कि स्टार्च का पाचन, और पाचन की क्रिया मुख-गुहा से ही प्रारंभ हो जाती है। इसके अलावा लार में लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति का पाचन करता है, जिससे जीवाणु मर जाते हैं। इसलिए लार का महत्व काफी होता है, ध्यान रखेंगे। ये मरने का भी, जीवाणुओं को जो किल्स करेगा, जो जर्म्स आएंगे उनको किल करने का काम कौन करता है? ये लाइसोजाइम एंजाइम करता है। और इसके अलावा इसमें काफी कह लीजिए मुख-गुहा को सूखने से बचाता है। लार जीवा को जो वर्तनी है, जो बोलने के लिए, उसमें सहयोग करता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण इनके भी रोल हैं। इस तरीके से आपको पाचन तंत्र का वर्णन करना है 10वीं लेवल तक, बहुत ज्यादा नहीं है, और ठीक प्रकार से कर लेंगे। धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि हम आपको नए वीडियो इसी तरीके से प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू।